कल पढ़ रहे थे विद्युत धारा के बारे में, तो बहुत कुछ चीजें समझे थे। आज इसे आगे लिखेंगे, पढ़ो तो लिखो हमारे साथ। माना किसी चालक तार में, अभी लिखना नहीं पे समझो। माना किसी चालक तार में टी समय में क्यू कूलाम। आज हम लोग विद्युत धारा संबंधित पूरा चीज समझ जाएंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आज इसका। ठीक, माना किसी चालक तार में टी समय में क्यू कूलाम आवेश क्या होता है? आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है? प्रवाहित आवेश बटे क्या लिखेंगे? समय अंतराल। प्रवाहित आवेश बटे क्या लिखेंगे? समयांतराल, या समय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो धारा को चाहे किसी दिखा दो, चाहे बड़का वाइस चाहे छोटका वाइस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आवेश को भी बड़का, इसको वाई दिखा छोटका वाई, इसको छोटका क्यू से अपान टी, डेल्टा टी लिख सकते हो। या तुम्हारा मन कैसे लिख लो, या आई बराबर क्यू बाई टी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो लोग जानते हो क्यू बराबर एन ई होता है। क्या होता है? क्यू बराबर एन ई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? एन ई अपान टी। यानी हमने यहां से परिभाषा दिया था, किसी चालक तार में आवेश को हम लोग कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी चालक तार में आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम लोग कहते क्या है? विद्युत धारा। यानी चाहे कहें आवेश, चाहे क्या कहें मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, किसी चालक तार में आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम लोग कहते क्या है? विद्युत धारा। इतना बात सबको समझ में आई? इतना बात सबको समझ में आई थी? कल 1 घंटा चिल्लाया गया था, बहुत कुछ समझाया गया था। अब वीडियो भी यूट्यूब पर पड़ चुका है, 1 घंटे की वीडियो टोटल है, देखो समझो। अब आगे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। 7-8 पॉइंट धारा होना चाहिए, जानेंगे। पहला, विद्युत धारा का मात्रक और विमीय सूत्र। पहला पॉइंट। ठीक, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक और क्या? और विमीय सूत्र। विमीय सूत्र सही है। तो अब यहां क्या लिखेंगे? देखो इधर हम लोग जानते हैं विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपान टी। धारा का मात्रा निकालना है। धारा का एसआई मात्रक, पहले एसआई मात्रक बात करते हैं। धारा का एसआई मात्रक। ठीक, आवेश मात्रा जानते हो क्या होता है? आवेश की मात्रा कूलाम बटे समय की मात्रा क्या होता है? क्या आ गया? कूलाम प्रति सेकंड। ठीक, अब कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग कहते क्या है? एम्पियर। एम्पियर सही ना? किसी कोई प्रॉब्लम? और जो विद्युत धारा है ये एक भौतिक राशि। क्या है? भौतिक राशि। चलो, विद्युत धारा एक भौतिक राशि है।
इतना आ गया। अगर हम बात करें विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक, विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक, ठीक, क्या होता है? स्टेट एम्पियर। क्या होता है? या स्थायित्व एम्पियर बोल सकते हो, स्टेट एम्पियर, ठीक है ना? स्टेट सब जोड़ देंगे, ठीक। तो एक स्टेट एम्पियर का एम्पियर होता है, एक स्टेट एम्पियर बराबर 1/3 × 10⁻9 एम्पियर है, ना? हो गया, सही है ना? तो एक स्टेट एम्पियर कितना होता है? 1/3 × 10⁻9 एम्पियर। आगे इसका हम बीमा बात कर लेते हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा नीचे? हाँ, कोई बात नहीं, इधर लिखते हैं हम। विद्युत धारा का विमीय सूत्र, विद्युत धारा का विमीय सूत्र, इसको यहां दिमाग नहीं लगाना है। विद्युत धारा जो विमा होती क्या होती है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। किसी कहते हैं बड़कवा ए से, बड़कवा ए से एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, एम्पियर एक क्या थे? साइंटिस्ट थे, इसलिए इसको हम लोग बड़कवा ए दिखा क्या कहते हैं? बड़कवा ए से। जो साइंटिस्ट होते हैं उनके संकेत जब भी लिखा जाता है फिजिक्स में बड़े लेटर्स लिखा जाता है। आगे यह जो राशि है, राशि भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। 7 मूल राशियां होती हैं। उन 7 मूल राशियों में इसका भी नाम आता है, ठीक। यानी जो विद्युत धारा है यह कौन सी राशि है? मूल राशि। क्या है? मूल राशि है, ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक। इतना भी ये पहला पॉइंट था विद्युत धारा के बारे में। प्रयत्न उतारो फटाक से, जल्दी से उतारो। चलो आगे देखो, पॉइंट नंबर 2, बोलो मत, सबका ध्यान होना चाहिए। अब देखो, धारा संबंधित आज एक भी चीज छोड़ने वाले नहीं है। जो नहीं पूछा था वो भी बताएंगे तुमको आज हम, ठीक। देखो ध्यान से, एक एक चीज। पहला प्रश्न से पूछा जाता है धारा अदिश राशि सदिश राशि। लड़के से बहुत ज्यादा डाउट बनाते हैं। धारा ऐसे लिखो, विद्युत धारा भी लिखा है नहीं तुम्हें? विद्युत धारा एक अदिश, बोलोगे फिर दिक्कत होगा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्यों? ये प्रश्न है। तुमसे कोई पूछ ले विद्युत धारा एक अदिश राशि तो क्यों है, रीजन समझो। देखो यार, राशियां होती 2 प्रकार की, एक होती है सदिश, एक होती है अदिश। सदिश में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन अदिश में ऐसा नहीं होता है। परिमाण तो होता है कि दिशा नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में, इसमें दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, दोनों होता है, लेकिन इसको हम लोग मानते क्या है? अदिश राशि। क्यों मानते हैं? बहुत ज्यादा समय डाउट होता है, ध्यान देना, ठीक। जो भी राशियां बीज गणितीय नियम के योग का पालन नहीं करती हैं, जो भी राशियां बीज गणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती हैं, वो उनमें दिशा और मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हुए भी उसको हम लोग क्या मानते हैं? अदिश राशियां। अब हमने बोल दिया बीज गणितीय, ये क्या है ये भी आगे जानेंगे। तो मैं लिखता हूं, यानी विद्युत धारा हम लिखेंगे यहां पर एक लाइन में, विद्युत धारा में चल नहीं रहा है, विद्युत धारा में दिशा और परिमाण
दिशा और परिमाण दोनों होता है, दोनों ही होता है, दोनों ही होता है, परंतु यह क्या यह बीजगणितीय, यह बीजगणितीय योग के सबके साइकिल ताला बंद है कि नहीं बंद है? रोगे बैठे रहा, बता दे रहा हूं, लिखा गया आगे ऊपर, देख लो, पढ़ लो, फाड़ के। यह बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं, परंतु यह बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब बीजगणितीय योग का नियम क्या होता है भी समझो। देखो यार, बीजगणितीय योग का नियम मतलब क्या है? अगर एक करंट है, बहुत ध्यान रखना, है करंट आ रही इधर से 3 एम्पियर, इधर से आ रही है 5 एम्पियर, क्या एम्पियर आई? 5 एम्पियर। हे दोनों आएंगे यहां मिलकर कितना हो जाएंगे? 8 एम्पियर। ये किसी एंगल पर थी, वो कोण पर, किसी कोण पर। लेकिन सदिश राशियों में ऐसा नहीं होता है। क्यों? रीजन जानो, आज तुम रट्टा मारते हो। अगर यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऐसे तिरछा फोर्स, हे मरकरवा है, ऐसे है, हे एक्स अक्ष, हे वाई अक्ष, हे ऐसे बल काम करा, तिरछा काम करा, तिरछा कोनो खींच रहा है, ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे खींच रहा है, तो इसको बना नहीं पाओगे ऐसे। तो अगर ये बल है, यहां पर फोर्स लग रहा है, यहां एक इसके साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो पूरे फिजिक्स का नियम है, इस बल को हम लोग 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, 2 घटकों में डिवाइड करते हैं। जिसके साथ थीटा लगा हो तो वहां क्या लगाते हैं? एफ कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। वहां क्या आता है? तो लेकिन ये दावा क्या था? ये दावा कोणवत बनाया, इसमें साइन का अवगण नहीं किया, यानी बीजगणितीय नियम का पालन नहीं किया, इसलिए क्या हो गया? फेल हो गया। यानी इसमें दिशा भी होता है, धारा एक दिशा में आती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन यह बीजगणित के नियम का पालन, अगर तुमको अब भी नहीं समझना है और समझाओ डीपली में। यानी अगर फोर्स ऐसे ऐसे काम कर रहा है तो उचित नहीं है, किसी पिंड पर ऐसे फोर्स काम करेगा, गलत है। लेकिन अगर करंट है, तार है, हमको तार से करंट ले जाना है, तुम ऐसे ऐसे नागिन डांस करते हो, तुम करंट ले जा सकते हो। बताओ, इसकी दिशा बदल रही है, कौन दिशा बाहर में जाए, इसका एंगल बदल रहा है नहीं बदल रहा है? इसका एंगल हर पॉइंट बदल रहा है। बताओ, जब एंगल बदलेगा तो वहां पर इसको हम 2 कंपोनेंट डिवाइड करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है? धारा में चाहे कुछ तुम तार कितना मोड़ ले जाओ, तारवा कितना तुम गुठिया दो, मोड़ दो, क्या करंट रह जाएगा? जाएगा। यानी जो धारा है वह, उसका दिशा बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, थीटा बदलने पर, कोण बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए कौन सी राशि होती है? ये होती है अदिश राशि। ये बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती। ठीक, यहां पर अगर बात करते बीजगणितीय नियम पालन करती होती, इसको हम 2 कंपोनेंट डिवाइड करते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ये दोनों मिला के मिल कितना हो गई? 8 एम्पियर। बात समझ में आ गई? हमारे किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे पॉइंट नंबर 3 हम आगे समझते हैं। एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ठीक, देखो ध्यान से। एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन होता है जी? 1 पॉइंट गुणे 10 घाते, उल्टा बोल दी मैंने क्या? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? ऐसे लिखो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मैंने गलत लिखा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश
कितना होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस क्या लेना देना नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम में, देखो डर, जब हम एक कूलम की बात करेंगे, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ। तो एक भाग हो जाए ना जी, 1/1.6 गुणे 10 घाते -19। आप देखो दशमलव हटा लेंगे क्या ऊपर नीचे, 10 से गुणा, 10 बटे क्या हो जाएगा, इधर मैं लिखता हूं 10/16, ऊपर जाएगा नहीं 10 घाते 19। अभी तुम 10 में भाग दो 16 से दिक्कत होगा, दशमलव आएगा। एक काम करते हैं 19 में से शून्य खाली चले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 100/16 गुणे 10 घाते 19 18। ठीक है ना, 4 से काट दो, 4 चौके कितना 25, आ गया 25/4 गुणे 10 घाते 18। 4 छंग 24, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 10 घाते 18। जो तुम्हारे सोच से परे है, जो तुम्हारे सोच से क्या है, परे है। इसका मतलब क्या है, पढ़ तो लिए, रट्टा तुम्हारे लिए है, इसका मीन्स क्या है, मतलब क्या समझो, इधर ध्यान समझे। ठीक, दो ध्यान से, सबका ध्यान देना चाहिए। यानी इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो आता है 62.5 लाख ट्रिलियन, ट्रिलियन। सोचो इधर, बोलो मत। यानी अगर किसी चालक तार में, अगर किसी चालक तार में से 1 सेकंड में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, कितना करंट फ्लो हुआ 1 एम्पियर का, 1 सेकंड में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, तो सर्वा तुम देख रहे हो 6.25 गुणे 10 घाते 18, यानी 62.5 लाख ट्रिलियन। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग खोलो। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में यानी 1 एम्पियर की करंट वो उसके शरीर में गई, यानी उसके शरीर में 1 सेकंड में 62.5 लाख ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, 1 सेकंड में क्या कर गए, प्रवेश कर गए। सोच सकते हो तुम, तुम्हारे सोच से परे है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना 62.5 लाख ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, 62.5 लाख ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उस व्यक्ति शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सोचो उसके साथ क्या होता होगा। ये 1 एम्पियर की बात कर रहा हूं, और जो बड़े बड़े हाई वोल्टेज होते हैं 11,000 वोल्टेज, 11 केवी, 4 केवी, वहां 1 एम्पियर नहीं होता है, 100 एम्पियर जा रही धारा, 50 एम्पियर जा रही है, उसी 50 गुणा कर दो, तो सोच सकते हो कितना पावरफुल होगा। वहां पर मारेगा, उल्टा ही देगा, क्या चलेगा, राम राम सत्य है। ठीक, समझो ना, इतना पावरफुल होता है। 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो इतना करंट क्या होता है उस व्यक्ति से क्या होता है, इंटर कर जाता है। 2 एम्पियर गए, इसमें 2 से गुणा कर दो, 4 एम्पियर गई, 4 से गुणा कर दो, तुमको मालूम चल जाएगा 1 सेकंड में किसी तार से अगर 2 एम्पियर कहते नहीं कि 2 एम्पियर करंट है, कितना है 2 एम्पियर करंट है, कहते सुन रहे हो लोग कहते हो 4 एम्पियर से करंट बाहर आई, 4 एम्पियर की, 5 एम्पियर की, 8 एम्पियर की, तो क्या करो उसमें हैतना में 8 क्या कर दो, गुणा कर दो, तुमको मालूम चल जाएगा उस तार से 8 एम्पियर से प्रति सेकंड कितना करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इतना खतरनाक होता है। आगे अभी हम बात करेंगे कि एसी ज्यादा खतरनाक होता है, डीसी, पूरा बात करेंगे हम। पहले तो उतारो जल्दी से, टाइम नहीं है, उतारो फटाक से। चलो आगे देखो, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट में हम पढ़ेंगे ध्यान से, इलेक्ट्रॉन क्यों चलता है, इलेक्ट्रॉन कैसे बहता है। ठीक, अगला हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्यों
प्रवाहित होता है या बहता है। इलेक्ट्रॉन क्यों बहता है? ठीक, देखो यार समझो, इलेक्ट्रॉन क्यों तार में बह रहा है, तो समझो इधर। तो होता क्या है, कोई मानो तार है, ये चालक तार है, बहुत ध्यान समझना, ये चालक तार है। इस चालक तार को हमने बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ये कुंजी है, क्या है? कुंजी। बैटरी में प्लस माइनस हमेशा जो धारा होती कितना बाती है? प्लस के साथ बाती है, इसे मान लो प्लस के साथ, यानी ऐसे ये धारा है। और इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? इसके, ये धारा है आई, इलेक्ट्रॉन आएगा इसके विपरीत। ठीक है, एक करंट का फ्लो है। तो धारा क्यों बह रही है? धारा क्यों बह रही है? इलेक्ट्रॉन क्यों बह रहा है? भैया इलेक्ट्रॉन तो सोए हुए थे ना, ये मार्कर, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इस चालक तार में क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं होंगे क्या? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बना हो गए, बहुत लिख दिया क्या मैंने? मैं दिखाया क्या मैंने? धारा उल्टा दिख दिया क्या? इधर इलेक्ट्रॉन गया, इधर कौन गया? धारा आई, उसके विपरीत बात है ना। ठीक, चलो इधर इलेक्ट्रॉन गया, इधर आवेश गया, इधर आवेश गया ना जी, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर धारा आ रही है, इधर मैं उल्टा लिख दिया। ठीक, अब देखो, तो इसमें बहुत सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सोए हुए थे, क्या थे? सोए हुए थे। अब हुआ क्या? जैसे मैंने बैटरी से वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, वोल्टेज क्या किया? हाई करना शुरू किया। जितना ही ज्यादा बैटरी से वोल्टेज हाई करोगे, उतना ज्यादा यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बैटरी से निकलेंगे। और जितना ही ज्यादा बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ज्यादा करंट इधर क्या होगी? फ्लो करेंगे। यानी तुमसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन क्यों बहता है, उसके एक लाइन बोलोगे, इलेक्ट्रॉन बहने का सबसे मेन रीजन है कि उसको पीछे से जो वोल्टेज होता है क्या देता है? धक्का मारता है, धक्का देता है। इलेक्ट्रॉन क्यों बहता है? इलेक्ट्रॉन बहने का सबसे मेन, सबसे बड़ा रीजन यही है, उसको वोल्टेज पीछे क्या कर देता है? धक्का देता है। और वोल्टेज पीछे धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन उस चालक तार से प्रति सेकंड क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आई? यानी इलेक्ट्रॉन क्यों बहता है? तो इलेक्ट्रॉन को पीछे से वोल्टेज क्या देता है जी? झटका दिए, मान धक्का दिए। ठीक, अब क्या होता है? जिससे क्या होता है? देता है, जिससे क्या होता है? जिससे इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता है या गति करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आगे क्या करता है? गति करता है, गति करता है। और ध्यान देना, हम बैटरी से ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे, प्रति सेकंड किसी चालक तार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या उतनी ही ज्यादा निकलेगी। यानी वोल्टेज बढ़ाने पर, वोल्टेज में वृद्धि करने पर, वोल्टेज में वृद्धि करने पर किसी चालक तार से, किसी चालक तार से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? उतनी ही, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। उतनी क्या होगी जी? अधिक होगी। तुम लोग देखते होगे घरों में जो लाइटियां लगी होती है उसमें कम वोल्टेज होता है, क्योंकि हमारे फैन के पास, तार के बल्ब के पास जितना लाइट फ्लो होना चाहिए वो स्टेबलाइजर उसको मेंटेन कर देता है। उसको तुम पकड़ोगे तुमको कम झटका लगेगा। लेकिन मानो जहां से करंट आया, जिस मेन गांव में जिस तार से आया हुआ है, उसको तुम पकड़ोगे क्या होगा? वहां तुमको झटका क्या होगा? ज्यादा लगेगा। क्यों? वहां प्रति सेकेंड वोल्टेज क्या है? वहां पर
बहुत ज्यादा है वोल्टेज, वहां वोल्टेज ज्यादा होने से तुमको क्या होगा, झटका वहां पर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्यों? प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन संख्या वहां पर क्या होगी, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों संख्या वहां पर ज्यादा होगी। एक पॉइंट हुआ चौथा। पांचवा पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5, सबसे मेन पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ही क्यों गति करता है, प्रोटॉन क्यों गति नहीं करता है। हम फिर बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्या समझाया था। इलेक्ट्रॉन ही, लोग बहुत ज्यादा इसको पूछते हैं, इलेक्ट्रॉन ही धारा प्रवाह में क्यों सहायक होता है, प्रोटॉन क्यों सहायक नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ही क्यों धारा प्रवाह में क्या होता है, सहायक। इलेक्ट्रॉन ही क्यों धारा प्रवाह में सहायक होता है, सहायक होता। देखो ध्यान से, भी टाइम है, हो जाएगा शायद। ये है किसी परमाणु, कोई परमाणु के नाभिक में क्या होता है बच्चा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो पहला रीजन क्या है, धारा को फ्लो कराने के इलेक्ट्रॉन का, ठीक। प्रोटॉन क्यों नहीं करवाता है, देखो यार, इस न्यूक्लियस यानी नाभिक की जो त्रिज्या होती है वह होती 10⁻⁻15 मीटर, माइनस में है, यानी 1×10⁻15 मीटर, तुम्हारे सोच से परे, यानी 1 मीटर का कौन भाग, 10⁻15वां भाग। यानी नाभिक की त्रिज्या, पहला पॉइंट लिख सकते हो, नाभिक की त्रिज्या, बहुत बड़ी बड़ी राज की बता रहा हूं सब, बहुत बड़ी राज की बातें हैं सब। नाभिक की त्रिज्या बहुत कम, यानी कितना, 1×10⁻⁻15 मीटर होने के कारण नाभिक से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, कहते नहीं मुमकिन नहीं, कहते नहीं, एक फिल्म होता है, हाँ प्रोटॉन को एक फिल्म है, बादशाह को पकड़ना मुमकिन नहीं, क्या है वही डांड को पकड़ना, क्या बात आपको, डांड को पकड़ना मुमकिन नहीं, क्या है, नामुमकिन है। यानी उसी प्रकार से नाभिक से प्रोटॉन को निकालना ही नहीं, नामुमकिन है। नाभिक से प्रोटॉन को निकालना क्या है, असंभव है। क्यों असंभव है, ये जान लो, असंभव है। ये बताओ बच्चा, कोरोना में एकदम छोटी सी नली में गिर गया हो, अभी तुम लोग 2 साल पहले सुने थे, एक बच्चा बोरिंग हो रहा था, उसमें गिर गया था, उसको 2 दिन 3 दिन बाद निकाला गया था। मानो पाइप और छोटा तो निकल पाता हो, हाँ मत सोचो, इतना कम रेडियस है, इतने कम रेडियस से वो किसको निकालना है, प्रोटॉन। वो तो मान लो डायमीटर सही था, वहां लोग अलग मीटर हो गया। इस सरवा 1 मीटर कितना है, 10⁻15वां हिस्सा, 1 मीटर 10⁻15वां हिस्सा। इतने छोटे से भाग में प्रोटॉन को निकालना असंभव है। जब प्रोटॉन निकलेगा नहीं, मान लो निकाल भी लिए, प्रोटॉन को निकाल भी लिए, तो प्रोटॉन जो है ना एक अस्थायी कण है, क्या है, अस्थायी। वो निकल भी जाएगा, मान लो किसी तरीके साइंटिस्ट उसको निकाल भी लिए, ये बहुत टाइम तक क्या रहेगा, इसका स्थायित्व तो नहीं रहेगा। कुछ पल निकालो तो फिर कहां चला गया, फिर कहां चला गया, खत्म हो, फिर कहां चला गया हो, नाभिक में चला गया। अस्थायी कण है, क्या है, अस्थायी। पहला रीजन हुआ है, एकदम आकार टेबल बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, जो प्रोटॉन होता है वह नाभिक से एक प्रबल बल, उसको हम लोग कहते हैं क्या, नाभिकीय बल। प्रोटॉन नाभिक से प्रबल बल, नाभिकीय बल द्वारा क्या होता है, नाभिकीय बल द्वारा क्या होता है जी, बधा होता है। दूसरा रीजन तो ये है, दूसरा रीजन क्या है, ये प्रबल बल से क्या, नाभिक से बधा हुआ है, यानी न्यूट्रॉन इसको पकड़ा हुआ है। बच्चों तुम कहां जा रहे हो, हम तुम्हारे पक्के दोस्त हैं, और कभी
साथ मरेंगे साथ जिएंगे, भले ट्रेन पटरी से कट जाएंगे इनके साथ हम जिएंगे। इसके साथ मैटर है। ठीक, तीसरा पॉइंट, मूवी देखे हो ना कौन सी, शोले, कौन, क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं, गधा खाली का। आगे तीसरा पॉइंट सबसे खतरनाक, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1-2 गुना ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है, गुना अधिक, सोच नहीं सकते तुम, गुना अधिक होता है, यानी वैल्यू बहुत बड़ी है, छोटी वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ी। तो कैसे देखो ध्यान दिखा तुम देखो यार, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बचवा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.100 गुणे 10 घाते 31, 9 लिख सकते हो यहां पर, 1.09, 31 किलोग्राम। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 गुणे 10 घाते -27 किलोग्राम। जब भाग दोगे मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 गुणे 10 घाते -27 बटे 9.190 है तना गुणे 10 घाते 31। समझ लो सेम अंक पे है, जा घर पर भाग दे रहे ना, आएगा 1.837 गुणे 31 से ऊपर गया, 27 घटाओ 10 घाते 4, 10,000 है, गुणा करो कितना हो जाएगा 1837, यानी एमपी बटे एमई, यानी एमपी बराबर 1837 गुणे क्या एमई, यानी मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा है, 1837 गुना है। कौन मिला 1 ग्राम का है, कौन मिला 1837 ग्राम का है, कौन ज्यादा भारी हुआ जी 1800। ठीक, इसका मास ज्यादा होने के कारण यह बहुत तेज से गति नहीं कर पाता है, कौन गति करता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या आराम से नाभिक का होता है, बेचारा बैठा रहता है। ठीक, इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। 2-3 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट तो लगभग से उतारो, कोई बात नहीं, वो कैलकुलेशन तुम कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहां लगा लोगे तो वही बात हो जाएगा, 1837 आ जाएगा, उतना तुम समझदार हो। छठवां पॉइंट देखो, छठवां पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा किसके विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा, धारा प्रवाह की दिशा क्या होती है, हाँ, धारा प्रवाह की दिशा के क्या होती है, लिखते रहो, विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा धारा प्रवाह दिशा के विपरीत होती है। दूसरा पॉइंट, धारा हमेशा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर, निम्न वोल्टेज की ओर क्या करता है, गति करता है, यह गति करती है। धारा हमेशा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज करती है, गति करती, ध्यान रखना चाहिए। ये छठवां पॉइंट हुआ। ठीक,
इसी में एक पॉइंट और तुम लिख लो, क्या? तीसरा का पॉइंट इतना लिख लियो ना। दो चीज और जान लो, दो चीज और जान लो। इसको लिखो फतवा पॉइंट, सही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दो ही जानो थोड़ा। तो लोग बार बार नाम सुनते होगे फेज और न्यूट्रल, सुनते हो ना? फेज और न्यूट्रल तार, नाम सुने नहीं सुने हो? क्या होता है न्यूट्रल, क्या होता है भी जानो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, डीपी में समझाएंगे, बस थोड़ा बहुत देखो यार। फेज मिस होता है, लिखो मत। फेज फेज तार क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो होता है, इसमें करंट क्या होता है? फ्लो करता है, फ्लो करता है। न्यूट्रल मीन्स क्या होता है? इसमें करंट फ्लो नहीं करता, इसमें करंट फ्लो नहीं होता, ठीक, करंट नहीं होता। अब यहां देखो, समझो बात। इसमें करंट फ्लो करता, इसमें करंट बहता है, यानी इसमें करंट नहीं फ्लो करता, करंट नहीं फ्लो करता। ये उचित नहीं लिखना, दो रफ्ता समझो क्या होता है। फेज से करंट जाता है, से मान लो एक कोई मैंने बना दिया अल्टरनेटिंग करंट, ऐसे है, ऐसे। यहां मैं लगा दिया कोई लोड, क्या लगा दिया? कोई बल्ब लगा दिया। बहुत ध्यान समझना, फेज न्यूट्रल क्या होता है। इस बल्ब को मैंने यहां से, तुम लोग हमेशा तार खरीदने जाओगे ना, तार में हमेशा दो तार होते हैं। जो फेज वाला होता है, ऐसे समझो, यह रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, येलो। तो अगर रेड तार हो, ग्रीन तार हो, येलो तार हो, कौन तार है वो? फेज वाला, उसमें करंट फ्लो करेगा। अगर न्यूट्रल वाला कौन होगा? ब्लैक। नहीं होता क्या ब्लैक? ब्लैक तार। तो ब्लैक तार में क्या होता है? ब्लैक तार होता है न्यूट्रल। क्यों? करंट किसी स्थान से आया, इस स्थान जहां से मैं जिस स्रोत से करंट दे रहा हूं, यहां से करंट आ रहा है, बहुत ध्यान समझो, ये अल्टरनेटिंग करंट है। मान लो यहां से 220 वोल्टेज आ रहा है, 220 वोल्टेज आ रहा है, यहां से करंट आया, ये करंट आ रहा है। यहां कोई लगा क्या? लोड। क्या लगा है? लोड, यानी बल्ब। क्या लगा है? बल्ब, ये जल रहा है, ठीक, ये लोड लगा है। यहां तक लोड आया, यानी करंट आया, ये तक, ये होता है ग्रीन वाला, ग्रीन वाला हेया से हेया तक, हेया से हेया तक। ये कौन है? ये कौन है? फेज है। क्या है? फेज है, फेज। और करंट का प्रवाह तभी होता है जब उसका परिपथ पूरा पूर्ण होता है। यहां मैं लगा दी कोई कुंजी मुंजी, क्या लगा दिया? कुंजी उंजी लगा दिया, ठीक। अभी सर्किट ओपन था, अब मैं क्लोज कर दिया। अब होगा क्या? जैसे यहां क्लोज करोगे, ये परिपथ बंद हो गया, अब इसमें करंट का फ्लो होगा, ठीक। अब होगा क्या? यहां से इस स्रोत था जहां तुम करंट दे रहे हो, इस स्रोत से करंट आ रहे, कितना आ रहे थे? 220 वोल्ट। बल्ब के पास जहां बल्ब का है निकला हुआ था, वहां तक तो था, क्या था? फेज। लेकिन बल्ब के दो सिरे होते हैं जी, बल्बों में दो सिरे होते हैं, काला काला होता है ना, छोटे चपटा होता है। तो ये वाला हो गया फेज, और इसका दूसरा सिरा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अभी सोलर तार में क्या होगा? करंट, इसमें करंट जहां स्रोत से आता है, इसमें करंट क्या होता है? रिटर्न होता है। तो जहां से करंट रिटर्न हो, क्या हो? रिटर्न हो, रिटर्न होता है, वो क्या होता है? न्यूट्रल। और जहां से करंट क्या करता है? इंटर करता है, प्रवेश करता है, वो क्या होता है? फेज। अब समय समझ में आया? तो फेज से करंट इंटर करता है, और न्यूट्रल से करंट क्या करता है? क्या करता है? रिटर्न होता है, यानी वापस लौटता है। अब समझ में आना? तो करियो जो बना, करियो वाला, यहां से करंट क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है, यहां आ रहा है, फिर यहां क्या हुआ? यहां से करंट फिर इसमें आ रहा है। फिर मुझे समझ में आया? ये होता है, ठीक, बात समझ में आई ना? तो अगर केवल एक ही तार पकड़ के लटक जाओगे, केवल फेज वाला, तो करंट नहीं मारने वाला है। और बाई चांस टच किया तो चले जाओगे, और टच करेगा ही, तो दोनों पास पास होते हैं, समझे? अगर केवल फेज पकड़ोगे तो करंट क्या करेगा? नहीं मारेगा। अगर इससे टच हो, क्यों? अब पूरा सर्किट परिपथ क्या देगा? पूर्ण। पूरा इससे परिपथ पूर्ण होगा, तो यहां करंट परिपथ पूरा पूर्ण हो गया, तो वहां करंट तुम क्या हो जाएगा? वहां करंट मार देगा।
ये बात समझ में आई? उठा लो तुम्हारे